सेकंड वीडियो ऑफ फिग्मा क्रैश कोर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पहली हमारी फिग्मा क्रैश कोर्स की क्लास जो थी वो देख ली होगी, जिसके अंदर मैंने कम्प्लीटली फिग्मा का इंट्रोडक्शंस और फिग्मा का इंटरफेस एक्सप्लेन किया था और ये भी बताया था कि आप फिग्मा कहां से एक्सेस कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर क्लास 1 का जो लिंक है वो मौजूद है। सो आई सजेस्ट कि आप वो जाके देख लें और उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा इन चीज़ों को समझना, बिकॉज मैं इन सब चीज़ों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर 2। और आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे फिग्मा के टूल्स का, उनकी प्रॉपर्टीज़ का, कि फिग्मा का टूल्स बेसिकली कौन कौन से हैं, कहाँ पे मौजूद हैं। ये सारा कुछ मैं ऑलरेडी लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस क्लास के अंदर बेसिकली हम जो डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि उनके अंदर फर्दर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं और उन प्रॉपर्टीज़ को कैसे हमने यूज़ करना है। आइए शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अगर प्रेस करना चाहें टू गेट नोटिफाइड अबाउट वीडियोस तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स टोटली अप टू यू। आज हम शुरू करते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले आप टूल की जब बात करते हैं तो फिग्मा के टूल के अंदर ये आपको एक टूल बार नज़र आती है जहाँ पे आपको कुछ फिग्मा के टूल्स नज़र आते हैं। दिखने में तो बहुत थोड़े से हैं, अगर आप ओबियसली इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप्स या ऐसे जो अडोबी के टूल्स हैं उनको यूज़ करते रहें तो आपको ये लगेगा कि ये बहुत ही थोड़े से टूल हैं, बट इनके अंदर जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं फर्दर वो ओबियसली बहुत ज़्यादा हैं और उनको आज वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ बिट लेंथी, तो आई सजेस्ट आप 1.25 या 1.5 की स्पीड से देखें तो आपके लिए पूरी वीडियो एक गो के अंदर देखना आसान होगा। सबसे पहले मेरे पास जब भी कुछ सिलेक्टेड नहीं है, कुछ भी कैनवस के ऊपर नहीं है, कैनवस टोटली खाली है, तो आप हमेशा जब भी फिग्मा के अंदर एंटर होते हैं तो आप मूव टूल सिलेक्टेड होता है। मूव टूल ऑब्वियसली आपका लाइक एक ऐसा टूल है जो कि चीज़ों को इधर उधर मूव करने के लिए यूज़ होता है। और मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको ये भी बताया था कि आप फिग्मा के शॉर्टकट्स यूज़ कर लें, सीख लें, उनको यूज़ करना सीख लें ताकि आपका वर्क फ्लो जो है वो बढ़ जाए और आपकी काम करने की जो प्रोडक्टिविटी है या जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम हो जाए, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाए। ज़्यादातर मैं लाइक स्पेस प्रेस कर रहा होता हूँ तो आपको मेरा कर्सर हैंड की फॉर्म में कन्वर्ट होता नज़र आता है और ये हैंड की फॉर्म में जो चीज़ होती है ये भी मूव करने के लिए ही यूज़ होता है। उसके बाद फ्रेम्स हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। फ्रेम्स के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं या फ्रेम के लिए F का बटन जो है वो शॉर्टकट आप प्रेस करते हैं तो आपको प्रॉपर्टीज़ के अंदर कुछ चीज़ें इधर फर्दर नज़र आ जाती हैं। अब एक्चुअली होता ये है कि जब भी आप किसी डिज़ाइन के लिए किसी भी डिवाइस के लिए कोई चीज़ डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर डिज़ाइन चाहिए होता है। जैसे सपोज कर लें कि आप एक मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन करने लगे हैं तो आपको एक पूरा उसका, जैसे मोबाइल की स्क्रीन का साइज़ होता है उस साइज़ की एक डिज़ाइन चाहिए और उस साइज़ के अंदर जो है वो डिज़ाइन फिट आए उसके लिए आपको एक फ्रेम चाहिए होता है, राइट। तो फिग्मा ने आप लोगों की आसानी के लिए एक, या हम डिज़ाइनर की आसानी के लिए काम कर दिया हुआ है कि उसने सारे जो साइजेस हैं, जो फ्रेम हैं, जो लाइक प्रॉपर उन डिवाइसेस के साइज़ के साथ मैच करते हैं, उनको ऑलरेडी यहाँ पे बना के रख दिया हुआ है। जैसे अगर मुझे फ़ोन के लिए कुछ चीज़ डिज़ाइन करनी है, मोबाइल फ़ोन के लिए, तो मैं इसको ओपन करूँगा और यहाँ पे आपको एंड्रॉयड, आईफोन्स, इन सब के जो है वो डिज़ाइन नज़र आ जाते हैं। पहले एक्चुअली ऐसा होता था कि हम जब भी डिज़ाइन करने लगते थे तो हम आईफोन 13 मिनी का एक फ्रेम लेते थे और उस फ्रेम के साथ जो है वो स्टार्ट करते हैं। आप अभी भी इसी चीज़ के साथ स्टार्ट कर सकते हैं ओब्वियसली, बट अगर जो ज़्यादातर आज अब जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, जैसे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है वो स्क्रीन के डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो अब आईफोन 13 एंड 14 के लिए जो साइज़ होता है मेनली ये लिया जाता है। अब अगर थोड़ा सा आप देखें तो दोनों के दरमियान कुछ इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ओब्वियसली। लाइक आपको जो ये वाला मोबाइल फ़ोन का जो आईफोन 13 मिनी का जो बेसिकली फ्रेम है उसको अगर आप देखें तो 375 की हाइट और 375 की विड्थ और 1812 की हाइट आपको नज़र आ रही है। लेकिन अब जो ज़्यादातर फ़ोन के लिए फ्रेम यूज़ होता है डिज़ाइन के लिए वो 380 बाई 844 के डायमेंशन के साथ जो है वो आपको नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ी सी स्क्रीन की विड्थ और स्क्रीन की हाइट जो है वो चेंज हो गई है या इंक्रीज़ हो गई है, राइट। तो ये एक्चुअली फ्रेम है और जब ओबियसली आप इनको डिज़ाइन करना शुरू करेंगे तो आपको फ्रेम यहाँ पे नज़र आएंगे। इसी तरह अगर मैं और दिखाऊँ आपको तो फ़ोन के साथ साथ एंड्रॉयड के लिए जब भी आप बनाने लगते हैं तो एंड्रॉयड ये मीडियम है,
राइट। आपको एक एंड्रॉयड, ऑब्वियसली मीडियम का मतलब ये होता है कि जो टैबलेट्स के लिए ज़्यादातर बनाए जाते हैं, और एंड्रॉयड कॉम्पैक्ट भी आपको नज़र आ रहा है जो कि एंड्रॉयड का फ्रेम है। ऑब्वियसली एंड्रॉयड के डिज़ाइन के लिए आप इनको यूज़ करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस होता क्या है, डिज़ाइनर मोबाइल ऐप जब डिज़ाइन करने लगते हैं तो वो एक ही फ्रेम ले लेते हैं और उसी फ्रेम के ऊपर वो सारा कुछ डिज़ाइन कर लेते हैं, और फिर उनकी नेटिव ऐप्स जो होती हैं या एक ही हाइब्रिड टाइप की जो ऐप्स होती हैं उस तरह से डिज़ाइन कर देते हैं, एंड देन डेवलपर जो है वो दोनों को लाइक एंड्रॉयड को और iOS को डेवलप कर देते हैं, राइट। सो इट्स काइंड ऑफ अ थिंग, इट्स टोटली अप टू यू। आप अगर एंड्रॉयड के लिए ये चीज़, ये वाला फ्रेम ले लें और आईफोन के लिए ये ले लें, और इनको आप सेपरेटली भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ओके। सो उसके बाद आप फ़ोन के नीचे आपको टैबलेट्स का डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं। ऑब्वियसली टैबलेट्स के लिए भी फ्रेम आपका रिक्वायर्ड होता है। देन आपके पास यहाँ पे डेस्कटॉप के भी डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं। सो ऑब्वियसली आप अगर डेस्कटॉप के लिए ले रहे हैं तो आप डेस्कटॉप का 1440 बाई जो आपके पास 1014 बाई 1440 का डेस्कटॉप का आपका फ्रेम नज़र आ रहा है। इसी तरह और भी आपको यहाँ पे ऑब्वियसली नज़र आ रहे हैं, और एक ये नया ऑप्शन नीचे नज़र आ रहा है। ऑब्वियसली ये कुछ अगर आपका ओल्डर वर्जन है, अगर उसके अंदर फिग्मा के अभी कुछ नए फीचर नहीं आए तो ये ऑप्शन में भी आपके पास ना हो, बट ये फिग्मा मेक अ साइट, जो फिग्मा का AI का ऑप्शन है, ये उसका बेसिकली ऑप्शन है, और इसको भी फर्दर हम डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए वी विल जस्ट स्किप इट। और देन इन केस इफ़ यू वांट टू डिज़ाइन एनी प्रेजेंटेशंस, सो स्लाइड्स का आपको ऑप्शंस भी नज़र आ रहा है, बट फिग्मा का अपना एक फिग्मा स्लाइड के नाम से फीचर है, सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट पार्ट एज वेल। देन वी हैव वॉच डिज़ाइन। ऑब्वियसली आपको एप्पल वॉच बहुत नज़र आती हैं, और आजकल इनका डिज़ाइन भी ट्रेंड पे जा रहा है ऑब्वियसली, तो आपको यहाँ पे एप्पल का फ्रेम भी, एप्पल वॉच का फ्रेम जो है वो भी आपको नज़र आ रहा है। देन गोइंग अहेड, उसके साथ आपको कुछ पेपर साइजेस, जैसे अगर आपने कुछ प्रिंट करना है, प्रिंट मीडिया आपको कुछ चाहिए, तो A4 A5 लेटर साइज, ठीक है, ये सारे के सारे यहाँ पे आपको मौजूद हैं। सेम सोशल मीडिया के डिज़ाइन हैं, आप यहाँ से कोई भी पिक कर सकते हैं। फिग्मा कम्युनिटी के लिए आपको कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है तो यहाँ पे भी मौजूद है। और आर्काइव के अंदर बेसिकली जो कुछ पुराने फ्रेम्स थे जो कि फिग्मा की अब इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते, तो उनको फिग्मा ने आर्काइव के अंदर जो है वो चीज़ वहाँ पे प्लेस कर दी है। ओके, सो ये कुछ ऑप्शन थे जो कि हमें डिस्कस करने थे आज। अभी जो हम कुछ और फर्दर डिस्कस करेंगे वो एक्चुअली ये होगा कि मैं जैसे ही यहाँ से एक जो है वो फ्रेम लेता हूँ, सो इस फ्रेम को जैसे ही मैं लेता हूँ, फ्रेम को यहाँ पे प्लेस करता हूँ, तो कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आपको डिफरेंट अब नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जब कुछ सिलेक्टेड नहीं था तो कुछ ऐसा था, जब हमने फ्रेम सेलेक्ट किया तो कुछ हमारे पास ऐसा आ गया, और यहाँ पे हमारे पास ये फ्रेम की सिलेक्शन है। सो सबसे पहले आपने अपने फ्रेम को यहाँ से नाम देना होता है। सो डबल मैं क्लिक करूँगा और इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करके डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं नाम दे सकता हूँ होम स्क्रीन, राइट, और इसको एंटर करेंगे तो ये उस फ्रेम का नाम हो गया। सो इस साइड पे आपको ये ऊपर कुछ फर्दर चीज़ें नज़र आ रही हैं जो पिछली क्लास में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैम टुडे, बट यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट करें तो आपको अभी भी ऑप्शन है कि आप उस फ्रेम को अगर चेंज करना चाहें तो आप उस फ्रेम को चेंज कर सकते हैं, बट आई डोंट वांट टू चेंज, सो मैं उसको रखूँगा, Ctrl+Z करके अनडू कर दूंगा। फिर उसके बाद कुछ और ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, तो ये एज ए डेव रेडी डिज़ाइन के लिए साइन है। सो इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे साइन लग जाएगा, और इसका मतलब ये होगा कि आपने डेवलपर रेडी एक फ्रेम बना दिया है। सो अभी हम इसको ऑफ रखेंगे, रीज़न इज़ क्योंकि अभी हमने डेव मोड को डिस्कस ही नहीं किया, सो आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट मोर दैट वन। देन ये एक साइन है क्रिएट अ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्यों क्रिएट करते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं, उसके लिए एक पूरी सेपरेट क्लास होगी, वो लेटर ऑन हम उसको डिस्कस करेंगे। बट अगर आप लोगों ने इंग्लिश के अंदर मेरी इस वीडियो को देखना है अबाउट कंपोनेंट्स, तो मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ, आप वो जाके देख सकते हैं। देन एक यूज़ एज ए मास्क है। सो एक्चुअली यूज़ एज अ मास्क जो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं वो इस चीज़ को समझते होंगे, बट UX/UI डिज़ाइन के अंदर अभी तक इतना ज़्यादा मास्किंग का ऑप्शन जो है वो नहीं यूज़ होता, या इतना ज़्यादा रेपिटेटिवली यूज़ नहीं हो रहा होता, तो इसको हम फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे। बट मास्क का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी चीज़ अगर ऊपर प्लेस की हुई है, जैसे सपोज ये एक फ्रेम है और मैं उसके ऊपर ये एक रेक्टेंगल रख लेता हूँ, और रेक्टेंगल रखने के बाद अगर इसको मैं क्लिप एज ए मास्क करता हूँ तो ये उसके अंदर मास्किंग हो जाएगी, राइट। इसको अगर इसको आप पकड़ के इसको मास्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो जस्ट वो उसके अंदर मास्क हो जाएगी। सो फर्दर इसको हम डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली जब हमारी कुछ डिज़ाइनिंग की क्लासेस आएंगी, जब हम प्रॉपर कोई ऐप या वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे तो कुछ पिक्चर्स को या कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स को हम जो है वो मास्किंग की तरफ करते हैं, बट अभी के लिए आप उसको भूल जाएं, राइट। देन यहाँ पे आपको पोजीशन नज़र आ रही है।
सो ये बेसिकली अलाइनमेंट्स होती हैं। ऑब्वियसली आपको पता है कि कोई भी चीज़ आप जब डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइन करने के साथ आप फ्रेम के अंदर कोई भी चीज़ आप डिज़ाइन करेंगे तो उसको आप यहाँ से अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं कि आप उसको किस जगह पे अलाइन कर सकते हैं। सो इट्स अ प्रीटी सिंपल थिंग, इसके ऊपर कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगी। अगेन यहाँ पे पोजीशंस नज़र आ रही हैं। सो पोजीशंस का मतलब क्या होता है, फिग्मा के अंदर ये जो कैनवास है फिग्मा उसको एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस का नाम दे देता है। सो आप अगर जहाँ पे भी आपका फ्रेम स्टार्ट होगा तो वहाँ से फिग्मा उसको एक्स एक्सेस पे 0 एंगल पे रखेगा और वाई एक्सेस को भी 0 एंगल पे रखेगा। तो ये जस्ट यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, बट इतना ज़्यादा कोई इसका ज़रूरत या ये चीज़ नहीं है। और इसको ये चीज़ ना समझिएगा कि इस तरह आप बढ़ा रहे हैं तो एक्स एक्सेस बढ़ रहा है और अगर आप बॉटम पे बढ़ा रहे हैं तो वाई एक्सेस बढ़ रहा है, तो उसका उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, राइट। कीप इन माइंड वो कहाँ से, विड्थ एंड हाइट डिफरेंट चीज़ें, उनको हम फर्दर देखते हैं। उसके नीचे सबसे यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है जो कि रोटेशन का है। यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको रोटेट करनी है तो आप एंगल बढ़ा देंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे देखें एंगल बढ़ा रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ या डिक्रीज कर रहा हूँ, तो वो हमारी जो फ्रेम है वो भी रोटेट हो रहा है और उसके साथ ये जो एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस ये भी चेंज हो रहे हैं, राइट। सो आई जस्ट डोंट नीड टू डू इट। ये हमें हेल्प करता है ऑब्वियसली रोटेशन, बट अभी के लिए नहीं। देन ये एक और रोटेशन है जो कि 90 के एंगल पे उसको रोटेट कर देती है ऑब्वियसली स्क्रीन को। देन आपके पास फ्लिप्स होते हैं कि आप हॉरिजेंटल फ्लिप करना चाह रहे हैं या बॉटम वर्टिकल फ्लिप करना चाह रहे हैं, तो ये फ्लिप के साइंस होते हैं। उससे नीचे हम बढ़ते हैं तो आपके पास ये एक लेआउट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। सो लेआउट के ऊपर जब भी हम इसको देखते हैं फर्दर के लेआउट क्या होते हैं, बट ऑटो लेआउट एक सेपरेट किस्म का एक क्लास है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, एक पूरी क्लास होगी उसके अंदर। तो वहाँ पे आपको ये लेआउट का जो ऑप्शन है वो ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा, राइट। बट अभी के लिए मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझा देता हूँ कि ये मेरा एक अगर रेक्टेंगल है जो कि उस फ्रेम के ऊपर मौजूद है और इसको मैं सेंट्रल लाइन कर लेता हूँ यहाँ से। तो अब जो आपके पास लेआउट है, अगर आप यहाँ देखें तो आपको कुछ ऑप्शंस जो है वो चेंज होते हुए नज़र आ गए। और अगर मैं फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ तो वो मेरे पास ऑप्शन कुछ डिफरेंस हैं। सो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये एग्जैक्टली फ्रेम जो होगा वो उस शेप को आपस में घेर लेगा। अब अगर आप यहाँ देखो तो आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक चीज़ तो हमेशा आपने याद रखनी है कि जब भी आपको हैशटैग का साइन नज़र आएगा किसी नाम के साथ या किसी लेयर के साथ, लेयर के नेम के साथ, तो याद रखिएगा वो हमेशा आपके पास फ्रेम होगा और उस फ्रेम के अंदर कोई भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही होगी तो वो आपको उस तरह से नज़र आएगी। अब अगर इसको मैं बाहर ले जाऊँ तो आपको ये नज़र आएगा कि ये जो रेक्टेंगल है यहाँ पे रेक्टेंगल का कोई भी नाम शो नहीं हो रहा और फ्रेम का ऊपर प्रॉपर नेम शो हो रहा है। और अगर आप इसको अंदर ले आएंगे फ्रेम के अंदर तो अब ये फ्रेम के अंदर आ जाएगी। आप इसको यहाँ से बाहर भी निकाल सकते हैं फ्रेम से और फ्रेम के अंदर भी ला सकते हैं, ठीक है। तो जब भी वो फ्रेम के अंदर मौजूद होगी तो फ्रेम के अंदर वाली जितनी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो उस रेक्टेंगल के ऊपर इम्प्लीमेंट होंगी और अगर आप वहाँ से बाहर निकालेंगे तो तब उसके ऊपर वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होंगी। बट एक्चुअली मैंने आपको एक जो चीज़ समझानी थी वो थी आपको फ्रेम को जब भी अपने डिज़ाइन एलिमेंट के साथ रीसाइज करना है और उसके फिट करना है तो आप हमेशा इसके ऊपर क्लिक कर दें तो वो आपका जो लेआउट है फ्रेम का वो जो उसका साइज़ होगा जो चीज़ फ्रेम के अंदर मौजूद है उसके साथ एग्जैक्टली फिट हो जाएगी। देन आपके पास ये एक ऑप्शन मौजूद है, इस ऑप्शन को बेसिकली ऑटो लेआउट कहते हैं। और ऑटो लेआउट को अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, रीज़न क्योंकि ऑटो लेआउट के ऊपर पूरी क्लास होगी, क्योंकि ये एक मुश्किल चीज़ है जो कि बहुत सारे डिज़ाइनर इससे घबराते भी हैं और बहुत सारे डिज़ाइनर को समझ भी नहीं आती। सो हम इसको फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। ओके, सो अगेन मैं फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये कुछ नीचे तीन ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये बेसिकली फ्री फॉर्म होता है। ये वर्टिकल ग्रिड्स होती हैं, हॉरिजेंटल ग्रिड्स होती हैं और यहाँ पे ग्रिड बीटा की फॉर्म में आता है। अब एक्चुअली अगर इस ग्रिड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपने फ्रेम के ऊपर ये कुछ चीज़ें नज़र आ जाएंगी जो कि ग्रिड की फॉर्म में बन गए। आप लोगों ने जो ग्राफ वाले पेपर होते थे हमारे 9th-10th के एग्ज़ाम के अंदर, हम या जो क्लासेस होती थी वहाँ पे हम ग्राफिकल कुछ चीज़ें बनाते थे और वहाँ पे एक छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते थे जिनको ग्रिड बोला जाता था और उस ग्रिड को फॉलो करते हुए डिज़ाइन बनाया जाता था, राइट। तो ये वही ग्रिड है, इसको आप ग्रिड समझें। देन ये जो चीज़ है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, एक्चुअली ये जो चीज़ जिस तरह से काम करती है मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ दिखा देता हूँ अभी, बट हम इसको फर्दर आगे भी डिस्कस करेंगे। अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, अभी इनके ऊपर कोई ऑटो लेआउट अप्लाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट। तो वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही है, राइट। अब क्यों नहीं नज़र आ रही, रीज़न इसके ऊपर अभी ऑटो लेआउट नहीं है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर ऑटो लेआउट अप्लाई करूँगा तो अब वो चीज़ें नज़र आ गई हैं। सो यहाँ से मैं इसको
वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ और यहाँ से मैं इसको हॉरिजेंटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और दूसरी चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी ऑटो लेआउट के ऊपर क्या कहते हैं फ्रेम के अंदर अपने ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे, तो तब भी मे बी आपके लिए थोड़ी सी परेशानी रहे, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी कि ये कैसे काम कर रही है, राइट। बट फ्रेम के अंदर जो ऑब्जेक्ट मौजूद होगा, अगर आप यहाँ से क्लिक कर दोगे इन चीज़ों को, तो वो खुद ब खुद उसको ऑटो लेआउट के अंदर कन्वर्ट करके उसको हॉरिजेंटल और वर्टिकल पोजीशन के अंदर एडजस्ट करना भी शुरू कर देगा, राइट। अब देखिए मैंने कोई भी इसके ऊपर ऑटो लेआउट अप्लाई नहीं किया, बट जैसे ही मैं उसको यहाँ से चेंज करने की कोशिश करता हूँ तो फिग्मा खुद ब खुद उसके ऊपर ऑटो लेआउट अप्लाई कर लेता है। सो इस वजह से अभी हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे फर्दर। जब मैं ऑटो लेआउट को एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने, तो फिर हम इस चीज़ को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कि ऑटो लेआउट कैसे अप्लाई हो रहा होता है और कैसे यूज़ हो रहा होता है, राइट। बट ग्रिड वाली चीज़ यहाँ पे मौजूद है, तो ग्रिड सिंपल है, हम उसको अभी भी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया, जब मैंने उसके ऊपर क्लिक किया है तो क्लिक करने के बाद आपको 2x2 की ग्रिड नज़र आना शुरू हो गई है, राइट। सो ये 2x2 की ग्रिड का मतलब ये है। अच्छा, एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ, ग्रिड की पूरी एक वीडियो में बना के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जो कि इंग्लिश के अंदर है। अगर आप उसको देखना चाहें तो आप ग्रिड की फर्दर डिटेल्स जो है उस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। और यहाँ पे अभी मैं ग्रिड को इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आई विल जस्ट स्किपिंग दैट पार्ट, बिकॉज ग्रिड के ऊपर हम एक प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर मैं फर्दर डिटेल के साथ आपको ग्रिड समझाऊंगा कि ग्रिड किस तरह से वर्क करती है। बट जैसे ही मैंने ग्रिड ऑन की तो यहाँ पे आपके पास कुछ और ऑप्शन शुरू हो गया। सो 2x2 का मतलब ये है कि 2x2 का ग्रिड है। अगर आप इसको यहाँ से बढ़ाना शुरू कर देंगे तो आपके पास आपके फ्रेम के अंदर ग्रिड भी उसी तरह से बढ़ना शुरू हो जाएगी। और अगर आप ये देखें तो आपके पास बॉक्सेस की लाइक रोज और कॉलम्स जो हैं वो इंक्रीज हो गए हैं। और जैसे ही आप ग्रिड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ग्रिड के अंदर गैप, लाइक आपकी रोज के अंदर गैप और आपके कॉलम के अंदर जो गैप होता है बिटवीन द कॉलम, वो यहाँ पे आ रहा होता है। सो मैं इसको यहाँ से इंक्रीज भी कर सकता हूँ। सो सपोज अगर मैं 50 करता हूँ तो आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 50 प्लस हो गया है। कुछ यहाँ पे फर्दर ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इनको हम क्योंकि अभी ग्रिड को डिस्कस नहीं कर रहे डिटेल से, सो आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट मैच, बट इनको हम बाद में ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे, राइट। उससे नीचे आपको ये दो डायमेंशंस नज़र आती हैं, ये एक्चुअली आपके फ्रेम की विड्थ और हाइट होती हैं। सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ से ही विड्थ एंड हाइट सेलेक्ट कर सकते हैं। सो सपोजिंगली अगर मुझे 500 विड्थ करनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और आपका फ्रेम जो है उसकी साइज़ यहाँ पे चेंज हो जाएगी, राइट। तो एक ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है जो कि है डायमेंशंस का, और इन डायमेंशन को लॉक करके मूव करवाने का। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि मैं अगर सपोज यहाँ पे एक फ्रेम बनाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ कि आपने फिग्मा के अंदर एक ऑप्शन मौजूद है जो कि बेसिकली फिग्मा का एक ऐसा ऑप्शन है कि आपके जो आपने लास्ट फ्रेम बनाया होगा, आप F प्रेस करके किसी भी जगह पे क्लिक करेंगे तो फिग्मा वही लास्ट डायमेंशन जो आपने क्लिक की होगी या बनाई होगी उसी का फ्रेम एक और बना देगा। सो सपोजिंगली मैंने लास्ट एक ये फ्रेम लिया जो कि 260x260 है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और F सेलेक्ट क्लिक करके प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो फिग्मा एक और सेम फ्रेम बना देगा। बट इन केस अगर मैं यहाँ पे ये एक फ्रेम बना रहा हूँ, ठीक है, अब इसके डिफरेंट डायमेंशन है, अब दोबारा मैं प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो फिग्मा एक और उसी डायमेंशन का एक फ्रेम बना देगा, राइट। सो कीप इन माइंड कि आप फिग्मा आपकी जो प्रीवियस डायमेंशन होती है फ्रेम की उसको याद रखता है और उसी के हिसाब से आपकी डायमेंशन जो है उसी डायमेंशन के हिसाब से आपका एक और फ्रेम बन जाता है, राइट। सो एक्चुअली अब अगर मेरी इस एस्पेक्ट रेशो को मैंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ और मैं यहाँ से इसकी विड्थ को बढ़ा रहा हूँ तो इसकी हाइट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। लेट्स ट्राई अगेन। यहाँ पे इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और डुप्लीकेट करने के बाद मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ कि ओके, सो या जस्ट सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। सो आई जस्ट नीड टू डुप्लीकेट और इसको मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ। अब देखें, ऊपर वाले के केस में मैं एक्सपेक्ट रेशो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे वाले में एक्सपेक्ट रेशो सिलेक्टेड नहीं है। मैं दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग कर रहा हूँ तो एक जस्ट वर्टिकल पोजीशन में बढ़ रहा है, सॉरी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बढ़ रहा है, और एक अगर आप देखें तो उसकी वर्टिकल पोजीशन भी बढ़ी है और उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन भी बढ़ी है। और अगर आप यहाँ देखें तो एक्सपेक्ट रेशो के केस में उसने दोनों डायमेंशन को बढ़ाया और दोनों डायमेंशन जो है वो इक्वल हैं। लेकिन अगर आप बॉटम के केस में देखेंगे तो जस्ट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पोजीशन यानी विड्थ बढ़ रही है, बट उसकी हाइट जो है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। तो इम्पैक्ट जो आपकी ये एक्सपेक्ट रेशो होती है, एक्सपेक्ट रेशो आपके फ्रेम को, आपकी जो डिफरेंट हम आगे प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, उनको लॉक करके रखती है और उनकी डायमेंशन को इक्वल रखती है। तो आपकी एक्सपेक्ट रेशो जो होती है वो मेंटेन रहती है, राइट।
तो जब भी आपने कोई छोटा सा फ्रेम बनाया है और उस फ्रेम को आपने आप ये चाहते हैं कि उसकी सारी की सारी डायमेंशन जो हैं वो इक्वल रहें, यानी उसकी विड्थ और हाइट दोनों इक्वल रहें, तो हमेशा एस्पेक्ट रेशो को ऑन कर दें। और एस्पेक्ट रेशो को ऑन करने के बाद अब जिधर भी बढ़ाएंगे, चाहे आप उसको यहाँ कॉर्नर से पकड़ के बढ़ाएं या फिर आप यहाँ से बढ़ाएं, ठीक है, आप उसको हॉरिजॉन्टल बढ़ाने की कोशिश करें, जिधर भी बढ़ाने की कोशिश करें, तो तब आपका पास उसकी लॉक डायमेंशन जो है वो लॉक रहेगी। एक और छोटी सी चीज़ आपने याद रखनी है, अगर आप सपोजिंगली उसकी डायमेंशन को लॉक रखना चाहते हैं और आप एक्सपेक्ट रेशियो को भी जो है वो मेंटेन नहीं रखना चाहते, तो आपने हमेशा शिफ्ट को प्रेस करना है, और शिफ्ट को प्रेस करके बढ़ाएंगे तो तब भी जो है वो आपके पास ये चीज़ एक्चुअली अगेन मेंटेन रहेगी। सो शिफ्ट प्रेस करते हैं तब भी इक्वल आपके साथ रहेगी, या फिर आप यहाँ से लॉक जो उसकी एक्सपेक्ट रेशियो है उसको आप अगर क्लिक कर देंगे तो तब भी जो है वो सारी की सारी क्या रहेगी, लॉक रहेगी। राइट, आगे बढ़ते हैं जी। और अब हम फ्रेम को एक उसके नीचे एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है, उस ऑप्शन के ऊपर क्लिप कंटेंट नज़र आ रहा है। सो क्लिप कंटेंट क्या होता है और ये क्यों मैंने टिक किया हुआ है, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। मैं बेसिकली क्या करूँगा, एक यहाँ से एक रेक्टेंगल लेता हूँ, रेक्टेंगल लेने के लिए मैं शॉर्टकट R यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे लाता हूँ तो और मैं इसको फ्रेम के अंदर रखता हूँ, तो उसके बाहर वाला जो हिस्सा है, अगर मैं इसको कलर भी कर दूँ क्विकली ताकि ये और ज़्यादा इजी हो जाए समझने के लिए, सो इसको मैं ब्लू कलर कर रहा हूँ। तो देखें, हालांकि ये पूरी की पूरी एक क्या कहते हैं, एक पूरी रेक्टेंगल है, बट जैसे ही मैं उसको फ्रेम के अंदर ले जाता हूँ, यहाँ से ड्रैग करके लेके जा सकते हैं, या आप यहाँ से भी ड्रैग करके ला के जा सकते हैं। अब वो आपको नज़र नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि वो पोजीशन इस जगह पे है, तो मुझे इसको ड्रैग करके यहाँ लाना है। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ से डुप्लीकेट करके यहाँ लाने की कोशिश करता हूँ, और मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। इस स्क्रीन के ऊपर जो होम स्क्रीन है, यहाँ पे मैं क्लिप कंटेंट को अनचेक कर देता हूँ। तो अब देखें, वो हालांकि मौजूद उसी फ्रेम के अंदर है, बट वो मुझे उस फ्रेम के बाहर जितना उसका पोर्शन मौजूद है वो भी नज़र आ रहा है। और यहाँ पे भी सेम वही सिनेरियो है, बट मैंने उसको क्लिप कंटेंट कर दिया हुआ है, तो फ्रेम के बाहर जितना हिस्सा मौजूद है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। और याद रखिएगा, ये जो क्लिप कंटेंट का सिनेरियो है, ये जस्ट और जस्ट फ्रेम के ऊपर काम करेगा। आपकी जो जो रेक्टेंगल्स या जो शेप्स होंगी, उन शेप्स के ऊपर ये काम नहीं करेगा। जैसे अगर मैं शेप को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे अब वो कोई भी क्लिप कंटेंट जो है वो नज़र नहीं आ रहा, बट आपका जो क्या कहते हैं, फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास ये क्लिप कंटेंट का ऑप्शन नज़र आ जाता है। तो आप इसको टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हैं, और आपकी जो ऑब्जेक्ट है आप जितना शो करवाना चाहते हैं वो उतना ही नज़र आता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे छोटा सा एक सर्कल शो करवाया गया होता है, और वो सर्कल अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे ये एक सर्कल है, और इस सर्कल को जस्ट यहाँ तक दिखाया गया होता है एक फ्रेम के अंदर। सो मैं इसको फ्रेम के अंदर प्लेस करता हूँ यहाँ से पिक करके, और अब ये फ्रेम के अंदर प्लेस हो चुका है। मैं यहाँ से क्लिप कंटेंट कर दूंगा, और अब जो है वो इसकी आप चेंज करेंगे, यहाँ से कोई भी कलर इसको चेंज कर दें तो वो इस तरह से नज़र आ रहा होता है। राइट, तो ये जो फ्रेम है, जो शेप्स इस तरह से बनाई जाती हैं, वो सारी की सारी इसी तरह क्लिप कंटेंट से ही बनाई जाती हैं। राइट, एक छोटी सी चीज़ और भी डिस्कस करते हैं, बट ओके चलें, पहले मैं ये ऑप्शन क्लियर कर लूँ और फिर मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। उसके नीचे आपके पास यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं अपीयरेंस की। अब यहाँ पे ये अगेन विजिबल करना और हाइड करने का ऑप्शन है। सो अगर आप इसको प्रेस कर देंगे तो चीज़ हाइड हो जाएगी, अगर आप दोबारा इसको ऑब्वियसली अनहाइड कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी वही चीज़ है जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन की है। ये एक ऑप्शन है अपीयरेंस के अंदर कलर को ब्लेंड करने का, या कलर्स को ब्लेंड मोड डिफाइन करने का। अब कुछ लोग ओबियसली इस चीज़ को जानते होंगे जो ऑलरेडी ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, जिन्होंने फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर को यूज़ किया हुआ है। बट अगर आपके लिए ये ऑप्शन न्यू है, तो अगर आप कोई चीज़ कलर सेलेक्ट करके यहाँ पे उसको ब्लेंड करने की कोशिश करते हैं तो ये इस तरह से एक्ट कर रहा होता है, क्योंकि नीचे वाइट कलर मौजूद है तो इस वजह से आपको ये नज़र नहीं आ रहा। बट ऑब्वियसली अगर आप किसी भी कलर चीज़ के ऊपर कोई भी कलर ऑप्शन जो है वो यूज़ कर रहे होंगे, तो उसके अंदर जैसे सपोज ये रेड है और रेड के ऊपर मैं ब्लू रखता हूँ यहाँ पे, और ब्लू को जब मैं ब्लेंड करने की कोशिश करूँगा यहाँ से, अब ऑब्वियसली यहाँ से ब्लेंड जब होगा तो आपको डिफरेंट तरह के ऑप्शन जो है वो कलर के अंदर नज़र आएंगे। हो जाए भाई, ओके। सो अगर आप यहाँ देखें तो आपको डिफरेंट तरह के कलर जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आपके पास आपका जो कलर है वो दोनों कलर आपस में ब्लेंड होके एक नया कलर बना रहे हैं। कलर ब्लेंडिंग क्या होती है, कलर थ्योरी के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली ये एक हमारी बहुत ही लेंथी क्लास होगी जो कि हम
फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। ओके, सो हम यहाँ पे अगेन वाइट कलर कर देते हैं। अब यहाँ पे वाइट लिखें तो फिर आपके पास वही वाइट आ जाएगा, आपको हेक्स कोड भी आना चाहिए। देन यहाँ पे एक चीज़ अपेरेंस का नज़र आ रही है जो कि है ओपेसिटी। सो ओपेसिटी क्या होती है आपकी, अगेन वो चीज़ कितनी नज़र आनी चाहिए, सिंपल है। आप जस्ट इसको यहाँ से कम करेंगे तो ओपेसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। ऑब्वियसली आप 0 कर देंगे तो वो चीज़ इनविजिबल हो जाएगी। अगेन आप 100 भी कर सकते हैं, 70 कम, ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्शन आपके पास मौजूद है जो कि आप चेंज कर सकते हैं। देन ये एक चीज़ है कॉर्नर रेडियस, और आप अगर इसको बढ़ाएंगे तो बढ़ाने से क्या होगा कि आपके जो कॉर्नर्स हैं किसी भी फ्रेम के, वो अगेन क्या हो जाएंगे, कॉर्नर रेडियस की फॉर्म में राउंडेड होना शुरू हो जाएंगे, राइट। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये अभी लाइक 19 के साथ मौजूद है। अगर इसको मैं 99 कर दूँ तो ये फुल राउंडेड की फॉर्म में या पाइल की फॉर्म में बनना शुरू हो जाएगा, जैसे आपको कैप्सूल नज़र आता है। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसको कितना राउंड रखना चाहते हैं और कितना आप राउंड शो करना चाहते हैं। एक और कंट्रोल भी यहाँ पे मौजूद है। अगर आप मुझे इन चारों को नहीं करना चाहते, आप इन चारों को 0 कर दें, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपको चारों कॉर्नर नज़र आ जाएंगे। आप किसी भी एक को पकड़ के, सपोज मैं ये चाहता हूँ कि ये 56 तक जितना राउंड हो जाए, और यहाँ पे ये वाला जो है ये भी 56 राउंड हो जाए। अच्छा, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने एक्चुअली ये वाला किया है, बट वो हुआ दूसरा है। तो उसकी रीज़न ये है कि मैंने यहाँ से उसको फ्लिप किया था, बट उसको मैंने फ्लिप बैक नहीं किया था, तो इस वजह से आपको नज़र आ रहा है। तो अब ये आपके लिए क्लियर हो गया। सो अगेन सिमिलरली आप यहाँ पे इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो सपोज मैं इसको 256 कर देता हूँ और इसको भी 256 कर देता हूँ, तो ये आपके पास ऑब्वियसली चेंज होता हुआ नज़र आ गया। और इसकी ओपेसिटी यहाँ पे 20 हो रही है, आई डोंट नीड 20, आई नीड 100। तो ये एक शेप आपके पास बन चुकी है, राइट। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप कंप्लीटली अपने जो कॉर्नर हैं उनको आप रेडियस फॉर्म में 0 कर सकते हैं। यहाँ पे मिक्स्ड है, अगेन 0 कर दें तो वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे, राइट। उसके नीचे हम फर्दर बढ़ते हैं। यहाँ तक आपके पास कॉर्नर रेडियस की बात हो गई। अच्छा, ये एक चीज़ नज़र आ रही है जो आपको शायद किसी भी जगह पे नज़र आए, तो ये कॉर्नर स्मूथिंग होती है कि आपका कॉर्नर कितना स्मूथ हो। ये बेसिकली iOS के अंदर होती है। आप अपने कॉर्नर को स्मूथ दिखाने के लिए, एस्थेटिक्स को मेंटेन करने के लिए ये चीज़ बनाई जाती है। सो इसको हम फर्दर अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बट ऑब्वियसली ये चीज़ यहाँ पे मौजूद है। इसको हम ऑब्वियसली करेंगे डिस्कस, बट लेटर स्टेज के ऊपर। देन हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए आई एम नॉट श्योर व्हाई इट इज़ नॉट वर्किंग नाउ। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हमारे पास एक और ऑप्शन मौजूद है, और उस ऑप्शन के अंदर है फिल। अब फिल क्या होता है, फिल एक्चुअली कलर है जो कि कॉर्नर रेडियस के अंदर आपको कलर नज़र आ रहा है। सो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको कलर्स की फॉर्म में कुछ ऑप्शन नज़र आएंगे। इनको हम फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली जब हम कलर को थ्योरी को पढ़ना शुरू करेंगे। बट यहाँ पे सॉलिड फिल होता है, यहाँ पे आप ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं ऑब्वियसली, राइट। यहाँ पे एक और ऑप्शन अभी आया है फिग्मा की तरफ से, कोई भी आप सोर्स फाइल जो है वो सिलेक्ट करके कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न जो है वो उसके अंदर फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास किसी भी डिज़ाइन के अंदर या फ्रेम के अंदर आप ऑब्वियसली वीडियो या इमेज जो है वो ऐड कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन ऊपर नज़र आ रहा है लाइब्रेरीज़ का, ये एडवांस लेवल के अंदर है। सो हम इसको एडवांस लेवल के अंदर भी पढ़ेंगे। बट यहाँ तक आपको अभी याद रखने की ये ज़रूरत है, वो ये है कि यहाँ पे आप फिल के अंदर या ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रेडियंट जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो उसके नीचे ग्रेडियंट के कलर यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ से अगेन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन भी मिल रहा है ऑन दिस पेज के। तो ये जब लाइब्रेरीज़ की हम बात करेंगे, हम कलर एसेट्स की बात करेंगे, कलर वेरिएबल्स की बात करेंगे, तो उस टाइम पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बट अभी के लिए आपने इतना याद रखना है। कुछ और फीचर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे हेक्स कोड है, RGB, CSS, HCL, HSB। अभी इनको मैं स्किप कर रहा हूँ बिकॉज ये एडवांस लेवल के हैं। यहाँ पे दो चीज़ें और भी मौजूद हैं जो कि अभी आपको याद करने की, या अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे बिकॉज दिस इज़ बेसिक वीडियो। बट ऑब्वियसली इन दोनों फीचर्स को कि आप किस तरह से स्टाइल्स में से जो आपने ऑलरेडी बना रखे होते हैं वहाँ से कलर कैसे यूज़ करते हैं, या फिर आप अपना स्टाइल कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ये जो 100% आपको लिखा नज़र आ रहा है, ये कलर की ओपेसिटी होती है। अगर आप कम कर देंगे तो कलर आपका कम हो जाएगा, अगर आप यहाँ से बढ़ा देंगे तो आपका कलर जो है उसकी ओपेसिटी बढ़ जाएगी। देन अगेन कलर नज़र आना चाहिए या नहीं नज़र आना चाहिए, और अगर आप नेगेटिव के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका कलर जो है वो टोटली ख़त्म हो जाएगा, राइट। उसके आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ एक और यहाँ पे फर्दर आपको नीचे कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं जो कि स्ट्रोक का है। सो स्ट्रोक का मतलब ये होता है कि जो कि आपको बॉर्डर नज़र आता है। सो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँ तो आपको यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करके एक बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से आप अपने बॉर्डर का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं।
आप अपने कलर की पोजीशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो सेंटर के अंदर हो, आउटसाइड पे आए, इनसाइड पे आए। तो इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली, बट अभी आपने जस्ट इसको इतना याद रखना है। यहाँ से आपके बॉर्डर की वेट होती है कि आपने कितना वेट उसका रखना है, राइट। लाइक आपको बॉर्डर कितना ज़्यादा दिखाना है, कितना कम दिखाना है, उस हवाले से आप उसकी वेट को चेंज कर सकते हैं। उसके साथ नीचे एक ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है जो कि एडवांस स्ट्रोक सेटिंग है। ये एडवांस लेवल है, इसको अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, बट ऑब्वियसली हम इसको फर्दर स्ट्रोक के और कलर के उन चीज़ों के अंदर फर्दर डिस्कस ज़रूर करेंगे। जिस तरह हमने रेडियस को किसी भी अपनी मर्ज़ी के पोजीशन से लगाने की कोशिश की थी, इसी तरह आपका कॉर्नर जो स्ट्रोक है वो भी लग सकता है। आप जस्ट चाहते हैं कि वो टॉप से नज़र आए तो आप यहाँ पे टॉप क्लिक कर दें। आप अगर चाहते हैं कि वो जस्ट राइट से नज़र आए तो यहाँ पे आप राइट क्लिक कर दें। बट अगर आप अपनी मर्ज़ी से कस्टम रखना चाहते हैं, लाइक आप ये चाहते हैं कि वो टॉप और बॉटम दोनों पे हो, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके आप उसको ऑब्वियसली यहाँ से टॉप पे, सॉरी यहाँ पे 4 टॉप पे रख लें और 4 बॉटम पे रख लें, और जो आपका लाइक राइट और उस साइड पे है उसको आप 0 कर देंगे तो आपके पास कस्टम यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। आप अपनी मर्ज़ी से उसको किसी भी जगह पे शो करवा सकते हैं, और अगर आप नहीं करवाना चाहते तो नेगेटिव के ऊपर क्लिक कर दें और वो आपका वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, राइट। उसके नीचे इफ़ेक्ट्स हैं। इफ़ेक्ट्स अभी हम फर्दर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इनको मैं लेटर ऑन ऑब्वियसली फर्दर एक्सप्लेन करूंगा कि आप अपने इफ़ेक्ट किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस तरह से लगा सकते हैं। बट अभी आपने याद रखना है कि कोई भी आपने यहाँ पे इफ़ेक्ट लगाना है, ड्रॉप शेडो लगाना है, लेयर ब्लर लगाना है, बैकग्राउंड ब्लर लगाना है, कोई भी नॉइज़ का जो है वो आपने लगाना है, तो या फिर आपने कोई टेक्सचर लगाना है तो वो आप इफ़ेक्ट्स में से लगा सकते हैं, राइट। बट ऑब्वियसली इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। फिर आपके पास एक लेआउट ग्रिड है। सो इस ग्रिड का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई ऐप या कोई भी चीज़ डिज़ाइन करने लगते हैं तो आप अपने कुछ लेआउट्स बना लेते हैं कि मेरा ये सेफ एरिया है, इस चीज़ के अंदर मुझे डिज़ाइन करना है, तो वो वहाँ पे हेल्प करती है ग्रिड, राइट। सो ग्रिड को हम ऑब्वियसली आप इसके लिए कोई आर्टिकल अभी पढ़ सकते हैं, बट लेटर ऑन हम जब भी प्रॉपर डिज़ाइन की तरफ जाएंगे तो मैं आपको ग्रिड समझाऊंगा कि हम ग्रिड किस तरह से लगाते हैं या ग्रिड क्या होती है। एडवांस कोर्स के अंदर हम ऑब्वियसली इस ग्रिड को भी प्रॉपर्ली समझेंगे, बट अभी के लिए आप जस्ट डिज़ाइन डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एक ग्रिड भी मौजूद है, राइट। उसके बाद एक्चुअली क्या होता है कि जब आप कोई फ्रेम के ऊपर सारा कुछ आपने डिज़ाइन कर लिया, आप जो चाह रहे थे कि अभी मुझे डिज़ाइन होना चाहिए, सपोज ये स्क्रीन है और अब आप इस स्क्रीन को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सबसे नीचे बॉटम पे एक्सपोर्ट मौजूद है। सो आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ऑब्वियसली प्लस के ऊपर क्लिक करके यहाँ से अपनी उस चीज़ को प्रीव्यू भी कर सकते हैं बॉटम से कि मैं क्या चीज़ एक्सपोर्ट करने लगा हूँ। अभी क्योंकि वो वाइट कलर है और वाइट प्रीव्यू पे अंदर हमें नज़र नहीं आ रहा, बट यहाँ से आप उसको 1x पे करना चाहते हैं, 2x 3x 4x जितना भी आप उसको रख के करना चाहते हैं, और फिर यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप PNG, JPG, SVG या PDF एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और उसके साथ यहाँ पे एक ऑप्शंस और भी कुछ मौजूद हैं। ये एक्चुअली होते हैं कि आप एक्सपोर्ट के अंदर कुछ सेटिंग्स का या कुछ सॉफ्टवेयर आप रखना चाहते हैं जो कि नाम के बाद ऑब्वियसली आपको नज़र आए, तो वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। बट इतना ज़्यादा कोई एक्चुअली यूज़ नहीं हो रहा होता, बट आपके माइंड में होना चाहिए कि ये चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। और अगर आप एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते तो नेगेटिव के ऊपर क्लिक कर दें और वो आपका एक्सपोर्ट के अंदर ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो ये कुछ फ्रेम की प्रॉपर्टीज़ थी। इट टुक लाइक 30 मिनट्स टू एक्सप्लेन, बट ऑब्वियसली यहाँ पे मौजूद है तो बताना ज़रूरी थी, राइट। अब एक और चीज़ फ्रेम के अंदर मौजूद है जो कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, और वो है कंस्ट्रेंट, ठीक है। अब कंस्ट्रेंट क्या होती है, आप इस चीज़ को समझें। सपोज मैंने इसको यहाँ से इतना सा सिलेक्ट रखा और रखने के बाद मैंने इसको यहाँ पे प्लेस किया फ्रेम के अंदर, ठीक है। सो जैसे ही आप फ्रेम के अंदर मैंने इसको यहाँ पे प्रेस किया ऑब्जेक्ट को और मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो सिलेक्ट करने के बाद आपको ये एक डॉटेड लाइन नज़र आ रही है और इधर से ये एक डॉटेड लाइन नज़र आ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो फिग्मा की जो फ्रेम की जो टॉप साइड है और जो हमारी ये लेफ्ट साइड है, ये उसके साथ स्ट्रिक हो गया है, ठीक है। स्ट्रिक्ट हो गया या बाउंड हो गया या बाइंड, इसका बॉन्ड बन गया है। अब अगर आप ऊपर इसको बढ़ाएंगे तो ये भी उसी के साथ ऊपर बढ़ता जाएगा, राइट। अगर मैं इसको नीचे बढ़ाऊंगा तो इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये उसी तरह से ही काम कर रहा है, उसी जगह पे स्टिक है। अगर मैं इसको लेफ़्ट साइड पे बढ़ाऊंगा तो ये उसके साथ ऑब्वियसली बढ़ रहा है और उसके साथ जा रहा है, राइट। अगर मैं उसको उधर नहीं लेके जा रहा और मैं राइट साइड पे कर रहा हूँ तो ये उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये उसके साथ जो है हमारा एक पोजीशन जो है उसके साथ फिक्स हो गई थी।
अब अगर इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन नज़र आ रहा है जो कि एक नया ऑप्शन है, पहले मौजूद नहीं था। ये बेसिकली कहलाती हैं कंसंट्रेन। अब कंसंट्रेन जो है उसकी कुछ टाइप्स होती हैं। फर्दर आपको मैं यहाँ पे अभी अगर उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप लेफ़्ट साइड पे कंसंट्रेन करना चाहते हैं, आप राइट साइड पे करना चाहते हैं, आप लेफ़्ट साइड पे करना चाहते हैं, आप सेंटर के अंदर रखना चाहते हैं, आप स्केल करना चाहते हैं। और सेम अगर आप लाइक जो वर्टिकल की कंसंट्रेन है उसको क्लिक करेंगे तो आप बॉटम टॉप, टॉप बॉटम, सेंटर या स्केल के अंदर डिफरेंस कर सकते हैं। सो एक्चुअली इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आई वांट के मैं ग्रिड के साथ इन कंसंट्रेन को भी कनेक्ट करके एक सेपरेट क्लास बनाऊं, तो उसके अंदर हम कंसंट्रेन को फर्दर समझेंगे। बट अभी के लिए आप जस्ट याद रखें कि कंसंट्रेन के अंदर आप कोई भी ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करने लगेंगे तो उसके ऊपर आप कंसंट्रेन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर द थिंग्स जो कि फ्रेम की प्रॉपर्टीज़ थी और हमने फ्रेम की प्रॉपर्टीज़ को क्लियरली डिस्कस कर लिया है, राइट। ऑलमोस्ट फ्रेम की जितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी की सारी मैंने डिस्कस कर ली। उसके नीचे आपके पास यहाँ पे सेक्शन और स्लाइसेस हैं। सेक्शन कोई इतना ज़्यादा उसके अंदर काम नहीं होता, स्लाइस के अंदर भी कोई चीज़ नहीं आती, तो हम इसको स्किप करते हैं और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टूल की तरफ। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको कुछ इस तरह का टूल नज़र आ रहा होगा। जैसे आप स्मूव टूल हैं तो आपको टूल बार के ऊपर ये रेक्टेंगल नज़र आ रही होगी। यहाँ पे आप क्लिक करके ऑब्वियसली इस टूल के अंदर जितने टूल्स मौजूद हैं उनको आप देख सकते हैं। जैसे रेक्टेंगल है, लाइन है, एरो है, एलिप्स है, पॉलीगॉन है, स्टार्स है और फिर आपके पास ये इंपोर्ट एंड वीडियो या इमेज है, राइट। सो एक्चुअली अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्विकली आर प्रेस करूँगा और एक रेक्टेंगल डिज़ाइन करूँगा, राइट। सो अगर आप ये देखें तो यहाँ पे अभी मेरे पास कंट्रोल नहीं है। मैं जिस तरफ चाहूँ जैसे चाहूँ उसको जो है अपनी रेक्टेंगल को डिज़ाइन कर सकता हूँ या उसको बना सकता हूँ। बट अगर मैं शिफ्ट प्रेस कर लूँगा तो मेरी रेक्टेंगल हमेशा डायमेंशन के अंदर जो है वो बनना शुरू हो जाएगी, राइट। अब एक्चुअली जस्ट आप इसको स्क्वायर की फॉर्म में ऐसे बना सकते हैं या फिर आप इसको रेक्टेंगल की फॉर्म में बना सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। आपके पास ये पूरा कंट्रोल है। अगर आप शिफ्ट प्रेस कर देंगे तो वो स्क्वायर बनाना शुरू हो जाएगी। अगर आप शिफ्ट के बगैर उसको ड्रैग करेंगे तो वो आपके पास एक रेक्टेंगल बनेंगे, राइट। सो जब भी आप इस तरह से डिज़ाइन कर रहे हो, लाइक आप रेक्टेंगल डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर आप ऑब्वियसली स्क्वायर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपके पास कुछ ऑप्शंस फर्दर आ जाएंगे। हम उन फर्दर ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो अब हम उन कुछ फर्दर ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब जब भी आप अपने स्क्वायर को या रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शंस होंगे वो सेम ही रहेंगे और इसके अंदर आपको ज़्यादातर ऑप्शंस वही नज़र आएंगे, ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ वही नज़र आएंगी जो कि ऑलरेडी फ्रेम के अंदर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो उन चीज़ों को मैं स्किप करूँगा, बट कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आप लोगों ने आपको थोड़ी सी डिफरेंस नज़र आएंगी, तो ऑब्वियसली मैं उनको एक्सप्लेन करूँगा, राइट। एक तो पहली बात आपने याद रखनी है कि कंसंट्रेन हमेशा जो अप्लाई होती हैं वो आपके फ्रेम के ऊपर अप्लाई होती हैं, ठीक है। और दूसरा जो क्लिप कंटेंट का मैंने आपको एक फीचर एक्सप्लेन किया है वो भी आपके जो क्या कहते हैं फ्रेम है उनके ऊपर अप्लाई होता है, राइट। सो जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, अब आपको रेक्टेंगल यहाँ लिखा नज़र आ रहा है। कंपोनेंट्स है, अभी हम नहीं करने वाले। मास्किंग है, इसको भी हम नहीं करने वाले। ये एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है जो कि इंटरफेसेस को इंटरसेक्ट करने के लिए, यूनियन करने के लिए, एक्सक्लूड करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए जो है वो आपको नज़र आता है। ये इलस्ट्रेटर के अंदर ऑब्वियसली मौजूद होता है। जो लोग इलस्ट्रेटर से आ रहे हैं उनको ऑब्वियसली पता होगा, बट अगर नहीं पता तो हम इसको यहाँ पे सीखते हैं कि ये कैसे काम करता है, राइट। सो मैं यहाँ पे एक ओवल ले रहा हूँ और ओवल के अंदर मैं कलर कर देता हूँ ग्रीन। सो लेट्स मी डू इट ग्रीन। और यहाँ पे जो हमारा स्क्वायर है इसके अंदर मैं कलर कर रहा हूँ रेड। सो इसको सेलेक्ट करके आई जस्ट टाइप रेड। अब होगा क्या एक्चुअली कि मैं इन दोनों को जैसे ही एक दूसरे के ऊपर रखूँगा और शिफ्ट प्रेस करके आप दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे ही लाइक एक को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट प्रेस करना है, दूसरे के ऊपर क्लिक करना है तो वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप सेपरेटली लाइक शिफ्ट प्रेस करके नहीं कर सकते तो आप अपने माउस का लेफ़्ट साइड जो है वो प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो फिर भी दोनों को जो है वो सिलेक्ट कर लेगा, राइट। अब एक्चुअली वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि आपके दोनों आइटम सिलेक्टेड हैं और यहाँ पे जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं मैं उनको यूनियन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसने दोनों को यूनियन कर दिया, दोनों को शेप्स को कंबाइन करके एक शेप बना दी है, ठीक है। ये यूनियन का मतलब होता है। अगर मैं इसको स्लैंड सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करके एक ऑप्शन और जाता हूँ और सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो
ऊपर वाली शेप का जितना पोर्शन नीचे वाली शेप के ऊपर होगा वो वहाँ से माइनस कर लेगा, सब्ट्रैक्ट कर लेगा, राइट। तो ये सब्ट्रैक्शन होती है। इसी तरह एक और ऑप्शन है जहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप इंटरसेक्ट करते हैं, तो इंटरसेक्ट का मतलब ये होता है कि जो उनके दरमियान वाला पोर्शन जो आपस में कनेक्ट हो रहा है वो वहाँ से इंटरसेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये इंटरसेक्शन कहलाती है। जैसे आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं, और अगर आप एक फोर्थ पार्ट भी मौजूद है और उसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद हमारे पास एक्सक्लूड का ऑप्शन मौजूद है, तो जितना पार्ट वहाँ बिटवीन मौजूद है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, इज दिस अ बग, या फिर मैंने दोनों दफ़ा एक ही क्लिक कर लिया है। इंटरसेक्ट का मतलब ये होता है कि जितना पोर्शन आपका मौजूद है वही बचेगा, राइट। और एक्सक्लूड का मतलब ये होता है कि जो पोर्शन उसका ऊपर आ रहा है, आपस में मिल रहे हैं, वो वहाँ से माइनस हो जाएगा, राइट। तो ये डिफरेंट आपको ऑप्शन यहाँ पे यूनियन करने के लिए, एक्सक्लूड करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको मिलते हैं। और एक ऑप्शन लास्ट में एक नया फिग्मा ने अभी ऐड किया है जो कि है फ्लैट का, राइट। आप अपने वेक्टर को फ्लैट कर सकते हैं। फ्लैटन क्या होता है इसको हम ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे बट लेटर ऑन। बट अभी के लिए आप जस्ट इतना याद रखें कि ये पहले वेक्टर थे और अब आपके पास ये फ्लैट होके फ्लैटन इसको कर दिया गया है। बट क्या होता है इसको हम लेटर ऑन समझेंगे, अभी आपको एक्चुअली समझ नहीं आएगा इतना डिस्कस उसके ऊपर, बट ओके। सो आगे कुछ यहाँ पे मौजूद हैं ऑप्शंस। इन ऑप्शन को भी मोड के ऑप्शन को छोड़ दें बिकॉज ये एडवांस लेवल के ऊपर है, तो हम इसको फर्दर पेन टूल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अंदर डिस्कस कर लेंगे, बट आई विल एक्सप्लेन दैम लेटर ऑन, राइट। यहाँ पे सारे के सारे वही ऑप्शंस मौजूद हैं। ऑब्वियसली अगेन मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। स्ट्रोक का, इफेक्ट का, एक्सपोर्ट का, ये सारे के सारे वही ऑप्शन है। सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैम, राइट, इन लाइक दिस प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं तो हमारे पास एक और ऑप्शन है जो कि लाइन का है। सो इसका जो शॉर्टकट है वो एल है। आप प्रेस करके किसी भी तरफ से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, राइट। जैसे ये है, आई एम जस्ट गोइंग टू अगेन सेलेक्ट एल और उससे डिज़ाइन करूँगा। बट मैंने ये कल भी एक्सप्लेन किया था हमारी लास्ट वाली वीडियो के अंदर कि आप अगर शिफ्ट प्रेस कर देंगे तो आपके पास कुछ स्पेसिफिकेशन आ जाएंगी, कुछ लिमिट्स आ जाएंगी, और उन लिमिट्स की बेस पे आपने जो है वो अपने आप को डिज़ाइन करना होगा, राइट। सो जैसे ही आप इसको डिज़ाइन करते हैं, अगेन कुछ आपको प्रॉपर्टीज़ हैं वही नज़र आ रही हैं। थोड़ा सा आप बॉटम पे आते हैं तो आपको फिल नज़र नहीं आ रहा क्योंकि लाइन के अंदर ऑब्वियसली कुछ फिल नहीं होता, बट आपको स्ट्रोक जो है वो नज़र आ रहा है। सो स्ट्रोक के अंदर ये तो कुछ चीज़ें आपको नज़र आ गई हैं जो कि पहले जो हमने स्ट्रोक डिस्कस किया है कि आप क्या कहते हैं शेप्स के ऊपर स्ट्रोक लगाएं या फ्रेम के ऊपर स्ट्रोक लगाएं, तो वहाँ पे ये दो ऑप्शंस नहीं थे। एक्चुअली ये क्या होता है कि आपकी जो लाइन होती है उसका एक एंड पॉइंट होता है और एक स्टार्ट पॉइंट होता है। तो आप अपना एंड पॉइंट कैसे दिखाना चाहते हैं, अगर मैं यहाँ पे एक क्लिक कर दूँ तो इसने एक एरो यहाँ पे लगा दिया होगा, और जो मेरा एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट के ऊपर मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे भी अगेन ये सेम इसी तरह से एरो की फॉर्म में नज़र आए। तो ये दोनों हेडर की तरह से आपको जो है वो लाइक क्या चीज़, एरो की फॉर्म नज़र आएगी, राइट। और अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से आप अगर ड्रैग करके पीछे लाएंगे तो नॉट दिस वन इज़ मूविंग एक्चुअली। अच्छा, इस तरह से जब आपके पास कर्सर आएगा तो आप इसको साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगेन आपने अपने कर्सर का जो माउस का बटन है उसको होल्ड करना है, राइट। फिर स्ट्रोक के अंदर अगेन सेम वही प्रॉपर्टीज़ हैं, सारी की सारी बाकी वही चीज़ें हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैम वन बाय वन। ऑब्वियसली आप सब लोगों के लिए क्लियर हो गया। देन एरो है, अगेन सेम एरो बिल्कुल उसी तरह से वर्क करता है जैसे आपके पास लाइन वर्क करती है। अगर आप शिफ्ट प्रेस कर लेंगे तो आपके पास कंट्रोल आ जाएगा, अगर शिफ्ट नहीं है तो आप यहाँ पर आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है, राइट। सो यहाँ पे भी सेम वही सारी की सारी वही प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है लाइन के अंदर और इनके अंदर। बट हाँ, एक चीज़ ये है कि यहाँ से आप इसको फ्लिप कर सकते हैं कि आप अपने एरो का हेड की साइड पे दिखाना चाहते हैं, राइट। तो ये जो ऑप्शन आपके पास आ रहा था अभी ये वाला, ये फ्लिप करने के लिए, राइट। उससे नीचे एक और टूल हमें नज़र आ रहा है, उस टूल को हम कहते हैं ओवल टूल। और ओवल टूल बेसिकली क्या करता है, अगेन आपको ओवल बनाने के लिए नज़र आता है, बट ओवल के अंदर एक्चुअली अगर आप शिफ्ट प्रेस कर लेंगे तो ये आपका एग्जैक्टली सर्कल बनेगा। सो इट डिपेंड्स कि आपको ओवल शेप चाहिए या सर्कल चाहिए, तो आपको शिफ्ट प्रेस करके रखना है तो आपके पास वो सर्कल बनना शुरू हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे बाकी सारे के सारे आपको कुछ फीचर्स जो नज़र आएंगे वो वही नज़र आएंगे जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस आपको ये नज़र आ रहा है कि जब आप सर्कल बनाते हैं तो उसको आपको ये एक डॉट नज़र आता है और इस डॉट को बोला जाता है आर्क, राइट। अब जब इस आर्क को आप
क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो आपके पास सर्कल कुछ डिफरेंट तरह से दिखना शुरू हो जाता है, वो आपके पास पाई चार्ट बनना शुरू हो जाता है, जैसे आपने डिफरेंट चार्ट्स देखे होंगे, राइट। अब वो वाला एक जो डार्ट था वो 3 डार्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो गया, राइट। अब अगर इसको यहाँ से सेंटर से पकड़ के इस तरह से लाते हैं तो आपका सर्कल जो है वो कुछ इस तरह से बिहेव करना शुरू हो जाता है, और आप अपने डिफरेंट जो है वो क्या कहते हैं शेप्स बना सकते हैं। अब अगर इस आर को आप पकड़ के यहाँ पे मिला देते हैं तो ये आपके पास सर्कल कुछ इस तरह से एक रिंग की फॉर्म में भी दिखना शुरू हो जाता है। बट अगेन अगर आप इसको अगर आप इसको अगेन इस तरह से मिला देंगे तो वही आपके पास सर्कल बन जाएगा, राइट। इसके अंदर 2 ऑप्शन और मौजूद थे, ये वाला, अब इसको दोनों को पकड़ के यहाँ से घुमा सकते हैं, राइट। अब अगर एक और करें तो ये जो बॉटम वाला है ये स्टार्ट पॉइंट है, स्टार्ट से मैं उसको इंक्रीज़ नहीं कर रहा, मैं जिधर भी लेके जा रहा हूँ तो वो वही हो रहा है। बट अगर आप एंड पॉइंट से उसको लेकर आना चाहते हैं तो आप एंड पॉइंट से उसको इस तरह से डिफरेंट लाइक क्या कहते हैं स्वीप आपने कितना दिखाना है उस पर दिखा सकते हैं। बट जैसे ही आप इसको सर्कल के आर्क के अंदर चेंज करते हैं तो यहाँ पे पास आपके पास कुछ ऑप्शंस यहाँ पे अब डिफरेंट होना शुरू हो जाते हैं। आपकी आर्क कितनी होनी चाहिए, आर्क का मतलब ये है कि ये जो आपके पास साइज़ है, अगर आप मैं इसको यहाँ से बढ़ा दूँ, सो सपोज अभी ये 7 के ऊपर नज़र आ रही है, तो मैं इसको अगर बढ़ा दूँ यहाँ से इसको लाइक 80, नॉट दिस वन, मैं इसको अगर 80 कर दूँ तो आपकी आर्क जो है वो चेंज हो गई, राइट। फिर आपके पास ये एक ऑप्शन मौजूद है, ये बेसिकली अगेन आपके पास स्वीप की वैल्यू है, सो आप स्वीप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ से कम भी कर सकते हैं, राइट। और ये वाली जो है ये आपके पास परसेंटेज है, और ये परसेंटेज बेसिकली ये होती है कि आपका जो रेशो है वो कितना है। सो सपोज अगर मैं यहाँ से 80 कर दूँ तो आपके पास, राइट, अब वो 80 रेशो के साथ जो है वो चेंज हो गया। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप डिफरेंट तरह से यहाँ पे प्ले करें, और प्ले करने के बाद आप ओबियसली यहाँ से आप जैसे ये चार्ट बन गया, राइट। अब चार्ट बन गया, आप कंट्रोल डी से या कमांड डी से उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे आपके पास उसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे उसको रोटेट करने का ऑप्शन भी मौजूद है, तो आप उसको रोटेट भी कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर कि ये डुप्लीकेट क्यों नहीं हुआ, बट हो चुका है, राइट। और दोनों सेलेक्टेड है, सो मुझे एक चीज़ सेलेक्ट करनी है, यहाँ से लेयर से आप देख सकते हैं, और यहाँ से मैं उसको लाइक कुछ ऐसे ला सकता हूँ, और ये आपके पास डिफरेंट तरह से पाई चार्ट जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। सो आप उसकी डुप्लीकेशन करके आप पाई चार्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सो ये हमारा लाइक दूसरा ऑप्शन है जो कि यहाँ पे आपके उसके अंदर मौजूद था, राइट। हमारे शेप्स के अंदर जो एक और टूल था। हम आगे बढ़ते हैं, और अगले टूल जो हमारा है वो है यहाँ से हम देखते हैं कौन सा है, पॉलीगॉन, राइट। अगेन पॉलीगॉन अगर आप शिफ्ट के बगैर कुछ प्रेस करने की शुरू करेंगे तो आपके पास वो शायद डायमेंशन जो है उसकी एक्सपेक्ट रेशो मेंटेन ना रहे, बट जैसे ही आप यहाँ पे शिफ्ट प्रेस कर देंगे तो उसके डायमेंशन जो है वो मेंटेन होना शुरू हो जाएगी, और वो प्रॉपर मेंटेन फॉर्म में चलेगी, राइट। अच्छा, बाकी यहाँ पे अगेन सारा कुछ वही सेम रहेगा, बट यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आना शुरू हो गया, और ये बेसिकली होता है कि आपके कॉर्नर पॉलीगॉन के अंदर कितने हैं। आप वहाँ से बढ़ा सकते हैं, जैसे आप बढ़ाना शुरू हो जाएंगे तो आपके पास ये शेप बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर आप यहाँ से कम होना शुरू हो जाएंगे तो आपके पास कम भी हो जाएंगे, बट आप हमेशा 2 से नीचे नहीं, सॉरी 3 से नीचे नहीं जा सकते। ऊपर आप बेशक यहाँ पे 100 भी कर दें तो आपके पास ये एक सेकेंड, आई एम नॉट श्योर 100 होता है या नहीं, बट मैंने ट्राई कभी नहीं किया। सो मैक्सिमम आपके पास ये 80 है, राइट। 80 से ऊपर नहीं जा रहा है, क्योंकि 80 के ऊपर जब आप जाते हैं तो वो प्रॉपर आपके पास सर्कुलर फॉर्म में बन जाता है। अगर आप यहाँ गौर करें तो ये आपके पास सर्कल की फॉर्म में बन चुका है, कुछ ज़्यादा चीज़ें नज़र नहीं आ रही, बट अगेन आप यहाँ से कम करना शुरू कर दोगे तो अब आपकी कुछ वेवी शक्ल जो है वो वहाँ पे बनना शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे आप कम करते जाओगे तो वो प्रॉपर अगेन वेव की फॉर्म में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है। पॉलीगॉन के अंदर एक और छोटा सा फीचर ऐड होता है। एक और चीज़, अगर आप पॉलीगॉन को सेलेक्ट करते हैं तो ये आपको एक ऑप्शन आर्क का सेम की तरह नज़र आ रहा है। तो यहाँ से पकड़ के आप अपने पॉलीगॉन की अगेन जो कॉर्नर रेडियस होते हैं उनको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ क्या होता है, अगर आप इसके ऊपर प्लस इस कॉर्नर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके कॉन्ट्स को बढ़ा सकता है, राइट। आई एम नॉट श्योर व्हाई इट इज़ नॉट वर्किंग, बट अगेन हाँ देखें, जैसे वो मैं उसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो वो इंक्रीज़ हो रहा है। अगर आप उसको नीचे की तरफ लाएंगे तो वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे, और अगर आप इंक्रीज़ करना शुरू करेंगे तो आप यहाँ से उसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास पॉलीगॉन के कुछ फीचर्स हैं। अगेन प्रेटी सिंपल, बाकी सारा कुछ वही सेम है जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे टूल की तरफ जो कि है स्टार। सो शिफ्ट प्रेस करके मैं डिज़ाइन करूँगा ताकि मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर एक स्टार बने,
और स्टार के अंदर भी यहाँ पे आपको बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ वही नज़र आएंगी, बट व्हाट हैपन टू यू बडी। ओके, जब मैं स्टार को यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आई एम नॉट श्योर कि स्टार क्यों पूरी डायमेंशन के अंदर नहीं आया, हालांकि आई ट्राई टू मेक द स्टार इन अ प्रॉपर वे। ओके, लेट्स अगेन डू इट। यहाँ पे आपके पास स्टार है, आई एम नॉट श्योर वाई मेरे से वो हिल रहा है, आई एम नॉट श्योर क्यों, बट ओके। सो स्टार के काउंट में यहाँ पे आपको ये दो ऑप्शन छोटे से नज़र आ रहे हैं जो कि डिफरेंट हैं। एक्चुअली ये स्टार का काउंट होता है कि आपको ये जो एजेस नज़र आ रहे हैं ये कितने नज़र आने चाहिए। तो जहाँ से आप अगर बढ़ाते जाएंगे तो ये कुछ ज़्यादा होते जाएंगे, और अगर आप कम करते जाएंगे तो अगेन ये आपके पास कम होगा, और मैक्सिमम मिनिमम जो है वो आप 3 तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा कम नहीं होते, राइट। और यहाँ आपके पास लाइक आपने इस तरह की शेप्स बहुत ज़्यादा देखी होंगी, जैसे AI का जो है वो लाइक क्या कहते हैं आइकन है या उनकी जो वो है। एक और यहाँ पे चीज़ आपको रेशो की फॉर्म में नज़र आ रही है। सो ये रेशो क्या है, इस रेशो को मैं यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगेन आपको ये दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसको भी यहाँ से नीचे लाएंगे तो आपको ये उसके कॉर्नर जो एजेस हैं उनको राउंडनेस को मेंटेन करेगा, राइट। ये वाली जो चीज़ है इसको आप यहाँ से बढ़ा के कम या ज़्यादा करेंगे तो ये जो उसका सेंट्रल रेशो पॉइंट है वो कम होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो ये ऑब्वियसली मेंटेन किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मैं इस साइन पे रहता हूँ तो ये लाइक फार्मेसी के लिए या हेल्थ के लिए साइन है, अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ तो ये AI का साइन है, अगर मैं इसको और बढ़ाता जाता हूँ तो वो पॉलीगॉन और हेक्सागोनल और हेक्टागोनल की तरफ जो है वो शेप बनना शुरू हो जाती है। तो ये बेसिकली रेशो कहलाती है, जो रेशो आपने मेंटेन करनी होती है। अगर इसको यहाँ से बढ़ा दें थोड़ा सा तो मे बी आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाए समझना। आप जैसे देखें तो अगर आप यहाँ से उसको मेंटेन कर सकते हैं। सो लेट्स मेक अ सन। सन की बहुत ज़्यादा रेज नहीं कर रही होती हैं तो ओबियसली हम उसको ज़्यादा रेज बना देते हैं, और रेज बनाने के बाद हम इसको यहाँ से कुछ ऐसे कर लेते हैं। तो अब आपके पास ये कुछ इस तरह से भी दिख रहा है, राइट। सो उसी तरह से आप यहाँ से इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, आपको डिफरेंट शेप्स नज़र आ रही हैं। सो यहाँ से आप शेप्स को मेंटेन भी कर सकते हैं, राइट। सो आई थिंक दिस इज़ प्रीटी क्लियर। उसके नीचे बॉटम पे आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मीडिया का नज़र आ रहा है, उसको हम बाद में देखेंगे जब हम फर्दर कुछ चीज़ डिज़ाइन करना शुरू करेंगे। अब हम इसकी तरफ आते हैं और हमारे पास सबसे ऊपर पेन मौजूद है। सो पेन को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं डिफरेंट तरह के कोई भी शेप्स बनाता हूँ तो यहाँ से ये हमारे पास एक शेप बन गई, और इस शेप को आप क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये हमारे पास एक शेप बन चुकी है। सो इस शेप के अंदर आपको ये कुछ 2-3 ऑप्शंस नए नज़र आना शुरू हो गए। ये बेसिकली मिररिंग के लिए होते हैं, हम इनको ओब्वियसली एक्सप्लेन करेंगे बट अभी के लिए नहीं, क्योंकि इनको हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। बट ऑब्वियसली जब हम फर्दर डिज़ाइनिंग की तरफ जाएंगे तो मे भी हम इनको एक्सप्लेन करें। सो यहाँ से अब अगेन आप अपनी शेप का कॉर्नर रेडियस कंट्रोल कर सकते हैं। जो आपने शेप बनाया है उसके कॉर्नर अगर आप यहाँ पे देखें तो वो रेडियस जो है वो राउंड होना शुरू हो गए। फिल उसके अंदर यूज़ नहीं होता। यहाँ पे आपके पास अगेन स्ट्रोक है। सो स्ट्रोक को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये कुछ ऑप्शन हैं, इन ऑप्शन को मैं ऑलरेडी कल एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछली क्लास के अंदर। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लें ताकि आपके लिए वो जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएँ, राइट। उसके बाद अगले जो हमारे कुछ पेंसिल के नीचे हैं। सो पेंसिल अगेन सेम, उसके अंदर कोई भी इतनी फर्दर चीज़ें नहीं हैं। जस्ट आपके पास स्ट्रोक के साइजेस हैं और एंड पॉइंट, और जो आपका वेट है स्ट्रोक का वो कितना नज़र आना चाहिए। सो अगेन इसके ऊपर हमें कुछ इतना ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो प्रीटी सिंपल। उसके बाद आपके पास है टाइप टूल। सो अगर आप टाइप टूल के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करना शुरू करते हैं, और नॉट दिस वन, सॉरी। सो आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आपने टाइप टूल क्लिक किया और यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करना शुरू करता हूँ। दिस इज़ आवर सेकंड क्लास, राइट, दिस इज़ आवर सेकंड क्लास। सो सबसे पहले आपने टाइप किया, अब सेकंड की आपको स्पेलिंग गलत नज़र आ रही है तो फिग्मा क्या करता है, जैसे आप उसके अंदर होंगे तो आपको एक नीचे रेड लाइन शो करेगा और आप इसको स्पेलिंग को ऑब्वियसली ये बताएगा कि इसकी स्पेलिंग जो है वो गलत है। सो आप राइट क्लिक करके उसकी स्पेलिंग को यहाँ से सेट कर सकते हैं, राइट। सो ये स्पेलिंग तो सिलेक्ट हो गई। अब इस जब आप टेक्स्ट टूल यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके अंदर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं जो कि यहाँ पे लेआउट के अंदर आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, और नीचे ये आपको कुछ टाइपोग्राफी की फर्दर जो है वो डिटेल नज़र आ रही हैं। यहाँ बाकी सब कुछ सेम होता है। ये एक नया ऑप्शन, कुछ एक दो नए ऑप्शन ऐड हो गए हैं, इनको हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे, लेटर ऑन इनको मैं समझाऊंगा जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, बट अभी के लिए आप इसको छोड़ दें, राइट। ये जो हमारा स्पेसिंग जो टेक्स्ट होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। एक सबसे पहले रीसाइजिंग होती है, जो आपको ये टाइपोग्राफी या टेक्स्ट के इर्द गिर्द बाउंडिंग बॉक्स नज़र आ रहे हैं,
ये टेक्स्ट बॉक्स कहलाता है, और ये जो तीनों ऑप्शन है ये उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, राइट। अगर आप इसको फिक्स कर देंगे तो आप जितना भी बढ़ाते जाएंगे, यहाँ से मैं डबल क्लिक करके इसके अंदर जाता हूँ और इसको मैं यहाँ से अगर आगे लिखता हूँ इन विच, राइट, तो वो उसके साथ मूव कर रहा है, राइट। उसके बाद आपका एक ऑप्शन दूसरा है जो कि बॉक्स बनता है। आपने एक स्पेसिफिक जो है वो ऑटो हाइट या ऑटो लाइन जो है वो डिसाइड कर लेते हैं कि आपका जो टेक्स्ट होगा वो इसी के अंदर रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन विच अब अगर आप देखें तो वी एक्सप्लेन्ड टूल्स, राइट, तो अब वो उसी के अंदर रह रहा है और एक बॉक्स की जो है वो प्रॉपरली शिफ्ट क्रिएट हो गया और वो उस बॉक्स से आगे नहीं गया, राइट। इसी तरह जो थर्ड है वो बेसिकली आप एक पूरा बॉक्स पहले बना लेते हैं आप अपने टेक्स्ट के अंदर। जैसे आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, आपने ये बनाया हुआ है, तो अब सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेकेंड, वो जस्ट अभी उसी के अंदर शो कर रहा है, पढ़ोगे। सो लेट मी अगेन सेलेक्ट टी, और जैसे मैं टी सिलेक्ट करूँगा तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लूँगा, प्रेस करके लाइक ड्रैग करूँगा तो वो एक बॉक्स हो गया है। अब मेरा जितना टेक्स्ट होगा इसके अंदर वो सिर्फ इसी बॉक्स के अंदर ही रहेगा, राइट। अगर आप यहाँ देखें तो वो इसी बॉक्स के अंदर ही रहेगा, इस बॉक्स से बाहर नहीं जाएगा। अगर आप बाहर का टेक्स्ट लिखते हैं और ये भी आपको दो नीचे वाली लाइन बाहर नज़र आ रही हैं, तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो वो आपको नीचे नज़र आ रहा है, बट वो उस लाइक जितना भी आप इफेक्ट करेंगे जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है वो उतना ही नज़र आ रहा है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम टेक्स्ट की एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम यहाँ से एक्सप्लेन करेंगे फर्दर जाके। टेक्स्ट की टर्निकेशन होती है, तो हम टेक्स्ट को टर्निकेट कर देंगे यहाँ से। तो अब जितना उस बॉक्स के अंदर टेक्स्ट मौजूद था वही हमें नज़र आएगा, उस बॉक्स से जो बाहर वाला टेक्स्ट था वो टर्निकेट होकर ये डॉटेड लाइन हमें ये शो कर रही है कि यहाँ पे आगे भी फर्दर टेक्स्ट मौजूद है, राइट। तो ये बात हमें हेल्प करता है ऑब्वियसली डिज़ाइन के अंदर जब हम चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, राइट। उसके बाद कुछ फर्दर छोटी सी बेसिक सी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, बट जो एडवांस लेवल की टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से होते हैं, राइट। अपीयरेंस सेम वही चीज़, यहाँ पे हम आते हैं और टाइपोग्राफी के अंदर इस वाले ऑप्शन को अभी के लिए आप इग्नोर करें क्योंकि ये हम लेटर ऑन एक्सप्लेन करेंगे। बट यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास फॉन्ट्स नज़र आते हैं। आप कोई भी फॉन्ट्स यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास वही फॉन्ट जो है आपकी प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पे ऑब्वियसली अपडेट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट का वेट होता है, आप अपना फॉन्ट रेगुलर यूज़ करना चाहते हैं, बोल्ड यूज़ करना चाहते हैं, इटैलिक यूज़ करना चाहते हैं, राइट। तो ये सारे का सारा आपके पास यहाँ पे मौजूद है। देन आपके पास फॉन्ट साइज़ है, आप फॉन्ट को यहाँ से सिलेक्ट करके उसके साइज़ को जो है वो ऑब्वियसली बढ़ा सकते हैं। ये जो नीचे एक सेटिंग का छोटा सा आइकन नज़र आ रहा है इसको अभी के लिए इग्नोर करें बिकॉज मैं इसको लेटर ऑन एक्सप्लेन करूँगा, बट अभी के लिए आप इसको इग्नोर करें। सो उसके बाद आपके यहाँ पे सपोज मुझे ये टेक्स्ट जो है वो 20 के अंदर चाहिए। सो 20 यहाँ पे आपको लाइन हाइट नज़र आ रही है, लेटर स्पेसिंग नज़र आ रही है। लेटर स्पेसिंग का मतलब ये होता है कि आपकी कर्निंग जो दो लेटर्स के दरमियान कितनी स्पेस आपने रखनी है, सो ये वो चीज़ है। और जो लाइन हाइटिंग होती है वो बेसिकली का मतलब ये होता है कि ये आपके दो लाइंस के दरमियान हाइट होती है, राइट। इसको भी अभी के लिए आप भूल जाएं, अगर आप जीरो कर देंगे तो कुछ इस तरह से चला जाएगा। अभी आपको समझ नहीं आ रही तो आप इसको ऑटो सेलेक्ट करें तो फिग्मा उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली ऑटो जो है वो लाइन हाइट सजेस्ट कर लेगा, राइट। फिर आपके पास ये अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइन होना चाहिए, राइट अलाइन होना चाहिए या फिर सेंटर अलाइन होना चाहिए। अगेन सिंपल वही MS वर्ड वाली चीज़ें जो कि आप शुरू से करते आ रहे हैं, राइट। इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये टेक्स्ट की पोजीशन होती हैं कि आप अपने जो आपने टेक्स्ट बॉक्स बनाया है उस टेक्स्ट बॉक्स के साथ आप अपने टेक्स्ट की कौन सी पोजीशन रखना चाहते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ से इसको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कन्वर्ट कर दूँ, हम होपफुल कि ये हो जाएगा। आई एम नॉट श्योर, फिग्मा थोड़ा स्लो है, शायद मेरे पास स्लो है या वैसे स्लो है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, बट ओके। सो ये एक टेक्स्ट बॉक्स मैंने बना दिया। अब ये टॉप के साथ लिंक है तो यहाँ पे ये टॉप शो कर रहा है। अगर मैं इसको सेंटर पे क्लिक कर दूंगा तो ये उस बॉक्स के सेंटर में चला जाएगा, और अगर मैं बॉटम के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये उस बॉक्स के बॉटम के ऊपर रहेगा, राइट। तो यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट बॉक्स के साथ अपने टेक्स्ट की पोजिशन को सेट करते हैं, राइट। उसके बाद ये कुछ फर्दर एडवांस प्रॉपर्टीज़ हैं टेक्स्ट की।
अभी हम इनको इतना डिटेल के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे। कुछ आपको चीज़ें वही नज़र आ रही हैं सिंपल सी, कि अंडरलाइन टेक्स्ट हो या स्ट्रोक लाइन टेक्स्ट हो, ठीक है। ये सारी की सारी वही प्रॉपर्टीज़ हैं। ये कुछ केसेस के बारे में हैं, इन केसेस को हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। और कुछ ये बुलेट पॉइंट्स आपने कैसे लगाने हैं टेक्स्ट के अंदर, यहाँ पे आप बुलेट पॉइंट्स लगा सकते हैं। फिर आपने नंबर लाइन्स लिखनी है तो आप यहाँ पे नंबर लाइन्स लिख सकते हैं, राइट। और उसके दरमियान आपकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, ये चीज़ भी आपको नज़र आती है। लास्ट पे आपके पास टर्निकेशन है, टर्निकेशन को भूल जाएं। यहाँ पे बेसिकली चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ केसेस को। अगर आप क्लिक कर देंगे तो सारे के सारे जो केस क्या कहते हैं लेटर्स होते हैं वो कैपिटल केस में चले जाएंगे। यहाँ पे आप करेंगे तो सारे के सारे स्मॉल केसेस में चले जाएंगे। अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हर जो पहला वर्ड होगा बेसिकली वो कैपिटल होगा, बाकी सारे छोटे होंगे, राइट। और यहाँ पे लास्ट पे ऊपर अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास एक और इफेक्ट आएगा। अब ये कौन सा इफेक्ट आता है आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने इसको यूज़ नहीं किया कभी, बट ओके अगर आ जाता है तो हम इसको देख लेते हैं। अदरवाइज़ हम इसको फर्दर जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे, ऑब्वियसली अगर मुझे कहीं यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी। यहाँ पे डिटेल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो डिटेल के अंदर ये कुछ एडवांस प्रॉपर्टीज़ होती हैं टेक्स्ट की, इसको अभी के लिए आप इग्नोर करें, आपको इसके अंदर जाने की ज़रूरत इतनी नहीं है, राइट। तो ये हमारा टेक्स्ट टूल हो गया। टेक्स्ट की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। देन आपके पास लास्ट नेक्स्ट वन जो है वो कमेंट का होता है। सो कमेंट के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपको मैं इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आप कोई भी कमेंट करते हैं, आपकी टीम देखती है, आपके प्रोजेक्ट मैनेजर देखते हैं और फिर वो उस कमेंट का रिस्पांस देते हैं, तो इसको अभी एक्सप्लेन करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो लास्ट हमारा एक्शन का एक आइकन है, मैंने ये कहा था कि यहाँ पे हो सकता है कि किसी के पास AI के कुछ फीचर्स आ रहे हों तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए यहाँ पे कुछ इतनी ख़ास चीज़ें नहीं हैं। आपने जस्ट इतना याद रखना है कि यहाँ पे ही प्लगइन्स मौजूद हैं और उन प्लगइन्स को हम लेटर ऑन यूज़ कर सकते हैं। एसेट्स को मैं कल एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और ये आल का मतलब ये होता है कि वो कुछ फिग्मा की बेसिकली जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कुछ सेटिंग्स होती हैं वो आ रही होती हैं, कुछ प्लगइन्स जो रिसेंट आप यूज़ करते हैं वो आ रहे होते हैं, और कुछ एसेट्स यूज़ कर रहे होते हैं तो वो आ रहे होते हैं, राइट। और हो सकता है कि किसी के पास कुछ AI के ऑप्शन भी यहाँ पे आ रहे हों, तो AI के मेरे दूसरे अकाउंट के हैं एक्चुअली उसके अंदर, बट अभी मैं उनको यूज़ नहीं कर रहा। तो जैसे हम उसके यूज़ करने की तरफ जाएंगे तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि वो कौन कौन से क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज़ हैं और उनको हम कैसे यूज़ करें, राइट। तो आई होप सो कि ये अच्छा, उसके बाद ये तीनों ऑप्शंस मौजूद हैं। इन तीनों ऑप्शंस को हम वन बाय वन एक क्लास के अंदर फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो कि यहाँ तक जो है वो हमारी जितने भी क्या कहते हैं टूल्स हैं और उन टूल्स के जो फीचर्स हैं और उन टूल के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ पे मौजूद है और उनको फर्दर कैसे यूज़ करना है, ये आपको समझ आ गया होगा। सो अगर आपको ये क्लियर है तो प्लीज़ हिट लाइक, इस वीडियो को लाइक कर दें और किसी भी ऐसे बंदे के साथ शेयर कर दें जो UX UI डिज़ाइन जो है वो शुरू करना चाहता है, या मे बी वो बेसिकली फिग्मा को सीखना चाहता है, राइट। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। एक दो चीज़ें मैं शायद कल ना बता सका हूँ, वो बेसिकली ये है कि ये आपको एक आइकन नज़र आ रहा है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं आपकी जो लेयर्स होती हैं वो कोलैप्स हो जाती हैं, और अगर आपको ऑब्वियसली उन लेयर को अगेन देखना होता है तो आप अगेन लेयर को भी यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं, राइट। अभी ये आपको कोलैप्स फॉर्म में नज़र आ रही हैं। कोलैप्स का मतलब ये होता है कि वो जो खिचड़ी सी एक आपको बनी हुई यहाँ पे नज़र आ रही होती है, डर रहा होता है कि यार ये क्या है, ये क्या है, तो वो सारी की सारी जो है वो फिग्मा कोलैप्स कर लेता है आपको डिज़ाइन को नीट एंड क्लीन करने के लिए, राइट। सो ये हमारी क्लास ऑलमोस्ट 1 घंटे की हो चुकी है, जिसके अंदर मैंने फिग्मा की टूल की एवरीथिंग एक्सप्लेन कर दी है। आई होप सो कि आपके लिए ये सिंपल हो जाएगा। सो आई सजेस्ट कि आप इस पूरी फिग्मा के टूल्स को एक्सप्लेन करें, यूज़ करें, और मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो। टिल देन नेक्स्ट, अपना ख्याल रखिए बहुत सारा, और अल्लाह हाफिज़।